Children, and welcome to English education. I hope you all are good and must have completed all the work which of the chapters we have completed. So today we are going to start the third chapter from your book Moments for the student of class 9, and the name of the chapter is Iswaran the Storyteller. First of all, let us talk about the writer. The name of the writer is R. K. Lakshman. आर के लक्ष्मण जो थे वो अपने टाइम के बहुत ही ब्रिलियंट राइटर रह चुके हैं. आर के लक्ष्मण वॉज अ वेरी फेमस स्टोरी टेलर एंड अ कार्टूनिस्ट who make cartoons for the movies or for newspaper or for magazines. He drew sketches for the famous serials in Indian television. You might have heard the name मालगुडी डेज. उसके लिए जो स्केचेस होते थे वो आर के लक्ष्मण ने ही बनाया था. उसके अलावा इंडियन मैगजीन में अगर कोई स्केच की ज़रूरत होती थी तो ये बनाते थे. इवन ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, और वो एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर भी रह चुके हैं. मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो वी प्रोसीड टूवर्ड्स दैट कि आर के लक्ष्मण कहाँ को बिलोंग करते थे. आर के लक्ष्मण जो थे ही बिलोंग टू कर्नाटका. आर के लक्ष्मण कर्नाटका को बिलोंग करते थे और वहीं से उन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू किया. सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं उसका मेन लीडिंग कैरेक्टर जो है वो उसका नाम है ईश्वरन. और वो कौन है? एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये स्टोरी जो है वो ध्यान से सुनोगे. इन द स्टार्टिंग इफ यू गेट कंफ्यूज तो आगे की स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी. ये स्टोरी जो है वो गणेश को बताया जा रहा है. गणेश को कोई स्टोरी सुना रहा है और गणेश को स्टोरी कौन सुना रहा है? महेंद्रा उसको स्टोरी सुना रहा है. और महेंद्रा किसके बारे में स्टोरी सुना रहा है वो बाद में बात करेंगे. पहले महेंद्रा कौन है वो जान लेते हैं. महेंद्रा, he was a junior supervisor in the firm which offered a hire supervisors as a various type of constructive sites, factories, bridges, dams and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activity at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as offered by the head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. महेंद्रा जो था एक जूनियर सुपरवाइजर था. सुपरवाइजर के जस्ट बिलो द पोस्ट होता है वो. अब सुपरवाइजर कौन रहता है? सुपरवाइजर वो होता है जब कहीं पे कोई काम चल रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे जो बंदा पूरे काम को देख रेख करता है, उसका काम है सिर्फ उस पर आई रखना कि किसने कितना काम किया, कैसा काम हुआ, वो हुआ, बस उसका काम यही रहता है. तो वो महेंद्रा जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था इन द कंस्ट्रक्टिव साइड, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग्स जैसे फैक्ट्रीज है, डैम है, ब्रिजेस है, वहां पे वो सुपरवाइजर का काम करता था. उसका काम कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं रहता था. ही हैड टू मूव हियर एंड देयर एज इंस्ट्रक्टेड बाय देयर हायर ऑफिसर्स. कभी उसको ऑफिस वाले कहते थे कि कोल माइनिंग या रेलवे स्टेशन जो ब्रिज बन रहा है वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ. कभी उसको कुछ महीने वहां रखने के बाद जब उनका वहां काम पूरा हो जाता था, ही मूव ऑन टू द केमिकल प्लांट एंड समवन कमिंग अप टू समवेयर एल्स. और उसी तरह कुछ महीने पे महीने वो अपने काम को बदलते जाता था डे बाय डे. महेंद्रा के बारे में कुछ और जानकारी ये है कि ही वॉज अ बैचलर. दैट मीन्स ही वॉज अनमैरिड. वो अनमैरिड है. his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed his uncomplainingly
wherever he was posted. महेंद्र जो था वो एक बैचलर था, उसके नीड्स जैसे ही वॉज अ बैचलर, हीज नीड्स वॉज वेरी सिंपल, उसके नीड्स बहुत सिंपल थे। उसको हर ऑड कंडीशन वैसा होता है जैसे कि इफ वी आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, तो वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ही कैन लिव इन एनी कंडीशन, हर कंडीशन में वो अपने लाइफ को गुजार लेता था। चाहे उसको एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस मीन्स होता है वहां पे जहाँ पे कुछ जरूरत की चीजें ना मौजूद हो, वो इल इक्विप्ड हुआ सर्किट हाउस, वहां उनको रहना पड़े, या फिर एक कानवास का टेंट, जो टेम्पररी टेंट्स होते हैं, उस पर अगर उनको रहना पड़े इन द मिडल ऑफ द टाउन, जहाँ पे कोई भी चीज, क्वेरीज मीन्स नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स वेर प्रेजेंट, दुकान नहीं है या कुछ भी वैसा चीज नहीं है, वहां पे भी वो रह सकता था। बट उसके साथ एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज उसके साथ में हमेशा रहती थी, और वो एसेट मीन्स होता है बेनिफिशियल। एक बेनिफिशियल चीज जो उसके साथ हमेशा रहती थी वो था उसका कुक, और उसका कुक जिसका नाम था ईश्वरन, द मेन लीडिंग कैरेक्टर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। द कुक वॉज क्वाइट, कुक जो था वो कुछ हद तक बहुत ज्यादा अटैच्ड था महेंद्र से, और उसको हर जगह पे वो फॉलो करता था। मीन्स जहां जहां महेंद्र की जॉब पोस्ट की जाती थी, उसको जहां जहां भेजा जाता था, वो भी उसके साथ वहीं जाता था, अनकंप्लेनिंगली। इसलिए उसको कोई भी शिकायत नहीं करना था महेंद्र से, वो जहां जाता था बिना कंप्लेन किए कि हाँ वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो उसके साथ चलते जाता था। वो अनकंप्लेनिंगली इसलिए है क्योंकि वो महेंद्र से ज्यादा अटैच था। He cooked for Mahindra, he washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. एंसीडोट्स क्या होते हैं? एंसीडोट्स वो स्टोरीज होते हैं जो कि रियल लाइफ को डील करते हैं, वो छोटी कहानियां जो कि रियल इंसिडेंट इन योर लाइफ उसको डील करती जा रही हो। तो महेंद्र के लिए ईश्वरन क्या क्या काम करता था? वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और एट नाइट जब महेंद्र अपने काम से वापस आता था तो उसके साथ रात में बैठ के चैट बातें किया करता था, और बात के साथ वो उसको लंबी लंबी एंडलेस कहानियां सुनाता था, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं हो वैसी कहानियां सुनाता था। कुछ कुछ ऐसी कहानी होती थी जो छोटी तो होती थी बट वो एक रियल लाइफ को डील करती हो, वैसे सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के वो कहानियां उसको सुनाता रहता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of desolated landscape with no shops visible for miles around. He could, उसने कहा, वो बता रहा है महेंद्र कि उस ईश्वरन जो था उसके अंदर एक अजीब सी खूबी थी। वो खूबी क्या थी? ईश्वरन जो था उसमें ये खूबी थी कि वो कहीं से भी वेजिटेबल्स उगा लेता था। कुकिंग इंग्रेडिएंट जो जो जरूरत पड़ते थे खाना बनाने के लिए, जो चीजें होती थी, जो सब्जियां बनानी चाहिए उनको, वो सारी सब्जियां उनके पास जैसे ही उनको शिफ्ट किया जाता था वो सब उसके पास आ जाता था फ्रॉम नोवेयर। वो नहीं जानता था कहाँ से आती थी, जहाँ दुकान नहीं है वहां से उसको सब्जियां भी मिल जाती थी। ऐसा लगता था शायद कोई कॉन्ग्योरप मीन्स होता है मैजिक, शायद कुछ जादू से उसने सारी सब्जियों को इकट्ठा कर लिया है, और उसके बाद वो डिलीशियस डिशेस बनाता था महेंद्र के लिए विथ फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए। और वो फ्रेश वेजिटेबल्स उसके पास कहाँ से आते थे? मान लो महेंद्र को कहीं शिफ्ट किया गया, पोस्ट दी गई, और वो एक जिंक शेल्टर पे रहना शुरू किया। जिंक शेल्टर, प्लेस वेयर नो हैबिटेंट्स आर देयर, वहां पे एक नए घर पे उसको शिफ्ट किया गया, जिंक शेल्टर, अ न्यू हाउस, वहां पे शिफ्ट किया गया वर्क के लिए, और वहां पे कोई दुकान नहीं है, पर वहां पहुंचने के कुछ ही घंटे, एन आवर, 1 घंटे के अंदर ईश्वरन एक फ्रेश वेजिटेबल्स भी ला देता था, और खाने का सारा चीज उसके पास मौजूद हो जाता था। शायद उसको लगता था ईश्वरन जो है वो जादू से ले आया है सब कुछ। महेंद्र वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। खाना नाश्ता करने के बाद महेंद्र सवेरे उठता था, नाश्ता करता था, और उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाता था, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और कुछ पका हुआ खाना लंच लेता था और वो अपने काम के लिए निकल जाता था। और मीनवाइल उसके काम पे जाने के बाद ईश्वरन क्या करता था? टाइडी अप द शेड, जिस घर पे वो रह रहा है उसको साफ सुथरा करता था, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोता था, और उसके बाद एक लीजरली बात लेता था। लीजरली मीन्स होता है आरामदायक, एकदम फ्री होकर के घंटों वाली
बाथ वो लेता था। poured several bucket of water over his head, बहुत सारे पानी के बकेट्स वो भर के रहता था और सारे अपने आप पे पोर करता था। while taking bath he muttered a prayer all the while, कुछ लोगों को आदत होती है नहाते वक्त कुछ मंत्र जाप करते रहते हैं, तो ये भी वैसे ही काम करता था। while taking bath he muttered some prayer all the while. It would be lunch time off, और उसके नहाने तक कपड़े वपड़े धोने तक लंच का टाइम हो जाता था। उसके बाद he after eating वो लंच करता था। he would read for a while before dozing off. dozing off means होता है सो जाना, ठीक है। सोने से पहले वो कुछ किताबें पढ़ता था और उसके बाद वो सो जाता था। जो बुक्स वो पढ़ता था ईश्वरन, वो बुक्स किस तरह की होती थी? द बुक्स वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। जो बुक्स ईश्वरन पढ़ता था वो तमिल बुक्स होती थी और वो कुछ थ्रिलिंग बुक्स होती थी, रोमांचक एडवेंचरस स्टोरीज होती थी, उसमें कुछ सस्पेंस होता था, वैसी स्टोरीज को वो पढ़ता था। ये उसकी आदत थी कि वो नहाने के बाद खाने के बाद वो बुक्स को ऐसा पढ़ता था, और वो बुक्स यूजुअली ऑफ 100 पेजेस, पतली बुक नहीं, मोटे मोटे 100 पेजेस वाली बुक्स को वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वरन अ थ्रिल। वो एक इमेजिनेटिव स्टोरी होती थी, डिस्क्रिप्टिव थी, बहुत लंबी और अच्छे से डील की हुई स्टोरीज होती थी। नैरेटिव फ्लरिश मीन्स होता था ऐसा जैसे वो स्टोरी अगर कहा जा रहा हो तो वो एक कैप्टिवेटिव स्टोरीज होती थी। कैप्टिवेटिव मीन्स होता है अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हैं तो वो बंदा आपकी बात को बहुत गहराई से सुन रहा है, सुनने वाले का पूरा अट्रैक्शन अटेंशन वो अपनी तरफ खींच ले, वैसी स्टोरीज को ईश्वरन जनरली पढ़ता था। His own description was greatly influenced by the Tamil author that he read. When he was narrating even the smallest of the incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. यहाँ तक कि जब ईश्वरन खुद भी ऐसी कहानियां नरेटर को महेंद्र को सुनाता था, महेंद्र को जब कभी वो ऐसी कहानियां सुनाता था तो वो अपनी कहानियों को भी उसी तमिल इन्फ्लुएंस के साथ सुनाता था जिस तरह से कहानियां वो पढ़ता है, और उसमें नरेट करते वक्त चाहे वो छोटा सा इंसिडेंट को नरेट कर रहा हो, उस इंसिडेंट्स में भी सस्पेंस और सरप्राइज वो भर देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल में उसने एक बात भी बताई है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. उसको अगर कहना होता कि वो हाईवे से आ रहा था और वहां पे एक टूटा हुआ पेड़ उसने देखा, खाली हाईवे था और वहां पे एक टूटी हुई पेड़ उसने देखी थी, वो ये कहने के बजाते वो ये कहता था, अपने आईब्रोज को वो आर्क शेप बनाता, आर्क शेप समवट लाइक दिस, ठीक है, वो अपने आर्क शेप का आईब्रोज बनाता था और उसके बाद अपने हाथ को जेस्चर के साथ जिस तरह से वो कहने जा रहा है अपने हाथ का मूवमेंट उसी तरह से वो बनाते हुए कहता था, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। वो कहता था रोड जो है वो पूरी तरह खाली था, डेजर्टेड व्हेन देयर इज नो वन इन द रोड, कोई भी नहीं था उस रोड पे और मैं एकदम अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road. उसने तभी उसकी नजर पड़ती है दूर पे रास्ते पे, across means ऐसे बीचों बीच ऐसे फैला हुआ, रास्ते पे फैला हुआ एक बीस्ट है, बुशी बीस्ट, घास बहुत बाल वाला कोई जानवर पूरे रोड पे ऐसे फैला हुआ है। बट उस टाइम वो क्या सोचता है, आई वॉज half inclined to turn and go back. उसने आधा अपना दिमाग बना लिया था inclined कि वो अब वहीं से वापस हो जाएगा, but as I came closer, पर वो वापस नहीं जाता, वो उसके नजदीक जाता है, and I saw it was a fallen tree with its dry branches spread out. पर वो क्या देखता है, वो कोई बीज नहीं है, वो एक पेड़ है जो अपरूटेड हो गई है, टूट के गिर गई है और उसके ब्रांचेस चारों तरफ से फैले हुए हैं। Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to Iswaran's tale uncritically. Uncritically means होता है without judging कि ये सही बोल रहा है, is it right or wrong, ये चीज बिना सोचे हुए, without judgment वो उसकी कहानी को, वो आम चेयर पे, वो जो आरामदायक चेयर होती है समवट, उसमें वो लेट जाता है और उसकी कहानियों को बिना क्रिटिसाइज किए वो उसको सुनते रहता है। The place I come from,
अब वो एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है ईश्वरन। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर मीन्स होता है वुड, वैसी लकड़ियां जो आप पेड़ से अलग कर चुके हैं फॉर द उसको किसी चीज में इस्तेमाल करने के लिए, टेबल चेयर ये सब बनाने के लिए अगर वो काट चुके दैट इज कॉल्ड टिम्बर। मैं वैसे जगह को बिलोंग करता हूँ जो जगह टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। आई वुड बिगिन, और वो ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। चारों तरफ बड़ा अच्छा पेड़ पौधे वाला, इट वॉज अ फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ जंगल थी। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. After the prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. ईश्वरन ने कहा कि वो उस जगह को बिलोंग करता है जो कि जगह लकड़ियों के लिए फेमस है। उस जगह के चारों तरफ घनघोर फॉरेस्ट है, घना जंगल है, और उस घने जंगल में जब टिम्बर्स को काटा जाता है तो बड़े बड़े ह्यूज मीन्स होता है बहुत लार्ज, बड़े बड़े एलिफेंट जो है जिसको खिला पिला के तगड़ा और इनॉर्मस बनाया गया है, वो एलिफेंट्स उस लॉग को उठाते हैं, होल्ड ऑन द, और वो अपने सूंड में उसको लपेटते हैं और फिर उसको लॉरीज में, ट्रक में उसको लाद देते हैं। वो अगर इसने फिर आगे कहा कि सोचो अगर वैसा जानवर, वैसा वाइल्ड एनिमल अगर अपनी बुद्धि खो दे, मैड हो जाए, तो हाउ विल दैट रिएक्ट, वो कैसा बिहेव करेगा। उसकी बिहेवियर कुछ ऐसी होगी कि जो महान महावत होते हैं, उसका जो मास्टर होता है जो एलिफेंट को राइड करता है, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने ये स्टार्टिंग किया। प्रोलोग मीन्स होता है कहानी शुरू करने से पहले जो ट्रेलर दिखाते हैं ना, ट्रेलर जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग, ठीक है। वो ट्रेलर की तरह ये चीज कहा और उसके बाद उसने एक एंटीडोट कहना शुरू किया ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के बारे में उसने एक छोटी सी रियलिस्टिक इंसिडेंट सुनाने शुरू की। वन डे अ टस्कर इज एन एलिफेंट, ओके। एक दिन एक टस्कर जो था escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet. Emulation of the mad elephant. Emulation means क्या होता है, उसका नकल उतारना। जैसे कि आप किसी की नकल उतार रहे हो, आप उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूलेशन। उसने कहा एक बार की बात है जब एक टस्कर जो है, एक एलिफेंट जो है, वो टिम्बर यार्ड से उस जंगल से भाग गया था और वो इधर उधर सड़कों में भटकना शुरू कर दिया। उसने वहां पे जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं उसको पूरा मसल दिया, जो ब्रांचेस होते हैं, ट्रीज जो होते हैं शहर के किनारे लगे रहते उसको तोड़ दिया पूरा। और उसने फिर आगे कहा, पता है सर, अगर एक एलिफेंट पागल की तरह बिहेव करने लगे तो कैसा लगता है, क्या होता है। फिर ईश्वरन जो है वो इतना एक्साइटेड हो गया था स्टोरी कहते वक्त कि वो भी एलिफेंट जिस तरह से काम करे उस तरह वो नकल कर रहा था। आई टोल्ड यू राइट नाउ द मीनिंग ऑफ इम्यूलेशन। वो भी मैड एलिफेंट की तरह जंप करने लगा फ्लोर पे और उसी की नकल उतारने लगा। The elephant reached the outskirts of her town, breaking the fences down into like matchsticks. He would continue. It come into the main road and smashes all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter and skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. अब ये अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। उसने कहा वो एलिफेंट जो है वो आउटस्कर्ट मीन्स होता है जो टाउन का एंडिंग छोर होता है, उसको कहा जाता है। अब वो एलिफेंट जो है वो टाउन के एकदम अंत छोर पे पहुंच चुका था। वहां जाने के बाद उसने फेंस को, देखो फेंस में और बाउंड्रीज में थोड़ा फर्क होता है। फेंस होता है दैट वी मेक ऑफ ब्रिक स्टिक्स एंड ऑल दैट, वो इस तरह से जैसे बनाते हैं फेंस, दैट इज फेंस। और बाउंड्रीज को हम लोग उसको भी बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं, बट फेंस जनरली वो लकड़ी का बनता है, घास फूस का बना देते हैं कुछ बाउंड्री टाइप का, पर बाउंड्री होता है जो ब्रिक्स की बनती है।
ईंट की बनती है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। वो उस फेंस को मैच स्टिक की तरह, माचिस की तीली की तरह तोड़ दिया। और फिर वो आगे कंटिन्यू कहता है, तो उसने कहा कि फिर वो एलिफेंट जो है वो शहर की तरफ आ गया, मेन रोड में आ गया। जितने लोग वहां थे वो हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, इधर उधर पैनिक डर से भाग रहे थे, चीखते चिल्लाते हुए। उसने फ्रूट सेलर की दुकान तोड़ दी, पॉट जो बनाता है, मटके वटके की दुकान थी, वो सब तोड़ते हुए आगे बढ़ते चला गया। और उसके बाद वो जो एलिफेंट था वो स्कूल में घुस गया, स्कूल के प्लेग्राउंड में जहां बच्चे खेल रहे थे। और वो कैसे घुसता है, वहां के ब्रिक वॉल को, उसकी बाउंड्री को तोड़ के अंदर चला जाता है। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे जो थे वो तेजी से दौड़ करके क्लासरूम में जाते हैं और दरवाजे को टाइटली बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रॉन्ड एंड wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drums kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below the ground. The street was empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जैसे ही वो एलिफेंट उस स्कूल बाउंड्री में घुसता है, वहां पे जितने बच्चे थे वो दौड़ करके क्लासरूम में जाते हैं और वहां के दरवाजे को टाइटली बंद कर देते हैं। वो अब उस ग्राउंड में ग्राउंड करता है। ग्राउंड मीन्स होता है जोर से चिल्लाना, गुर्राना। वो एलिफेंट जोर से ग्राउंड करता है, इधर उधर भटकने लगता है। उसने फुटबॉल की जो गोल पोस्ट थी वो तोड़ दी, वॉलीबॉल का नेट तोड़ दिया। वहां पे ड्रम रखी हुई थी पानी पीने के लिए, वो भी पानी को के ड्रम को तोड़ दिया उसने। कुछ शर्ट्स लगे हुए थे स्कूल में, वो भी सब अपरूट तोड़ दिया उसने। मीनवाइल उस वक्त जो टीचर सारे थे वो टेरेस पे चले जाते और वहां से हेल्पलेसली बेबस होकर के सारा नजारा देख रहे थे। डिप्रेडेशन मीन्स होता है बर्बादी। वो बर्बादी जो एलिफेंट कर रहा था उसको वो देख रहे थे। वहां पर उस वक्त जैसे पूरे ग्राउंड में डिजर्टेड था वो ग्राउंड, एक भी बंदा वहां मौजूद नहीं था। इवन ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर के लोग अचानक से गायब हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन बोलता है, मैं उस वक्त एक जूनियर क्लास में पढ़ता था। जूनियर क्लास मीन्स 1 to class 5, इन बिटवीन कहीं वो पढ़ता होगा। उसने कहा मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ता था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और सारा ये सब जो ड्रामा चल रहा था नीचे वो छत से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता अचानक मेरे दिमाग में क्या आया। I grabbed a cane from the hand of one of my teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree, which is held in his trunk. अब वो बच्चा क्या था, वो जूनियर क्लास में पढ़ता था। उस वक्त उसने सारा नजारा देखा। अचानक पता नहीं इसके दिमाग में अचानक से क्या हुआ। इसने कहा मुझे नहीं मालूम मेरे को अचानक से क्या हुआ। मैंने अपने टीचर के हाथ में से एक स्टिक लिया, केन मीन्स हो गया वुडन स्टिक, वो उससे लिया और फिर वो दौड़ करके नीचे आता है उस एलिफेंट के सामने। और फिर वहां पे वो एलिफेंट उसको देख करके गुर्राता है फिर से, और उसके हाथ में जो उसके सूंड में जो ब्रांच थी, ट्रंक जो था, वो उसको वो जोर से हिलाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको अटैक करने वाला है। आई स्टैम्प हिज फीट। उसने अपने पैर को जोर से थप से मारा। किक अप द लॉर्ड ऑफ मड्स। और उसके उस धप पे आवाज करने से बहुत सारे मड और जो डस्ट थे वो उड़े। इट लुक फ्राइटेन। वो बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट। पर मैं उसकी तरफ थोड़ा स्लोली उसकी तरफ बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized from the nearby house top. The elephant looked me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly, and that moment I moved forward him, mustered all my force, and उसने कहा कि मैं उस वक्त वो एलिफेंट जो था वो बहुत डरावना दिख रहा था। अब वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। ईश्वरन उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारे लोग अपने छत में से खड़े होकर के ये चीज देख रहे थे। हेप्नोटाइज मीन्स होता है जब आप किसी के वश में हो पूरी तरह से। ऐसा लग रहा था कि पूरी चीज को वो लोग सांस रोक करके देख रहे थे। उसके हाथ में स्टिक था। वो आगे बढ़ता है।
सारे लोग उसको देख रहे थे। इवन स्कूल के टॉप में टीचर्स और बच्चे तो थे, बाकी आसपास में जो घर में लोग थे वो भी उनको देख रहे थे। उस हाथी ने जोर से ट्रम्पेट साउंड, ट्रम्पेट मीन्स होता है वो साउंड जो हाथी के मुंह से निकलती है, वो निकालता है। और जैसे ही वो अपना सूंड उठा करके वो आवाज निकालता है, ये बच्चा तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और फिर अपना पूरा ताकत लगा के, अपनी पूरी ताकत उसने लगाई और फिर इट्स थर्ड टोनेल माय क्विक द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड एंड हैड 2 फुट एंड कोलैप्स्ड। वो उसने उस स्टिक से उसके तीसरे टोनेल से, तीसरी उंगली पे उसने जोर से मारा और बीज जो था वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया और कुछ देर के बाद वो वहीं पे कोलैप्स कर गया, मीन्स वो गिर गया। एट दैट पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। उस वक्त ईश्वरन जो है वो अपनी कहानी को अधूरा छोड़ देता है और फिर वो वहां पे से मबलिंग करते, मबलिंग मीन्स होता है बुदबुदाते हुए उठना, और फिर वो कहता है आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस वार्मिंग द डिनर। मतलब मैं अभी आता हूँ, आके कहानी सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ गैस में खाना चढ़ाने के लिए, गर्म करने के लिए। महेंद्रा उसकी कहानी को बिना किसी बकबक के ध्यान से सुन रहा था। महेंद्रा बी लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन विथ बी लेफ्ट, और वो जितना ध्यान लगाया था अचानक से ईश्वरन उस कहानी को छोड़ देता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है वो कहानी को वहीं से पिकअप नहीं करता है। पिकअप मीन्स जहां से छोड़ा था वही छोर से शुरू करना, वो वहां से कहानी सुनाना शुरू नहीं करता है। इवन महेंद्रा वुड हैव रिमाइंडेड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, यहाँ तक कि महेंद्रा उसको याद भी दिलाता है कि तुम्हारी कहानी जो है वह अधूरी छूट गई है, तो वो फिर अपनी कहानी को पूरा करता है। इन अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड एंड टू रिवाइव द एलिफेंट। हाँ, एक वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर बुलाया गया। समन्ड मीन्स होता है कॉल्ड, उसने उसको कॉल किया और फिर वो जानवर को रिवाइव मीन्स वापस से उसको कॉन्शियस करना, होश में लाया। ईश्वरन वो शब्द कैजुअली, वो इस बात को बहुत इजीली लाइटली बोलता है जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2 days later it was led away to its महावत to the jungle। 2 दिन के बाद उसने फिर उस एलिफेंट को महावत, जो उसका महावत था, उस जंगल में वापस उसको ले जाता है। इस पर ईश्वरन से महेंद्र सवाल भी करता है, वेल हाउ डिड यू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने उस जानवर को इस तरह से कैसे कोलैप्स किया कि 2 दिन बाद उसको होश आया। Till here we are going to end this story। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद की कहानी will do it by in our next video। Till then, अगर आपको कोई भी confusion है, better write down in the comment, I'll answer you each of your questions। आपके सारे questions को I'll answer you, और जो बाकी सारे chapters जो you had already done, please complete the question answers of that chapters। Till then, take care, goodbye।